हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पुअर्टी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि पुअर्टी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूं कि पुअर्टी का जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐड किया गया है। आज हम जानेंगे कि हमारे यहाँ इस चैप्टर को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है और पुअर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों, बेसिकली पुअर्टी का मीनिंग होता है इट इज इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता तो वो पुअर कंडीशन में चला जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ में हमारे यहाँ किन चीजों को लिया गया है वो आपको बता देते हैं। फूड, शेल्टर, क्लोथ और एजुकेशन, ये हमारे यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है कि अगर हम इनको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वी आर द पुअर। तो जो लोग इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो पुअर कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। हमें ये भी समझना होगा कि उन कौन कौन से तरीकों से हमें ये पुअर्टी को निकालना चाहिए या कौन से तरीकों से हमें फाइंड करना चाहिए कि हमारे देश में वाकई में पुअर्टी है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको आज दो तरीके बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज रिलेटिव पुअर्टी एंड नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पुअर्टी। अब हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि व्हाट इज रिलेटिव पुअर्टी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट पुअर्टी। आप सभी लोगों को पता है कि हम कंपैरिजन करते हैं। एब्सोल्यूट पुअर्टी हमारा जो कंपैरिजन करवाती है वो अपने ही देश का किसी और देश के साथ या अपने ही देश में अलग अलग स्टेट्स के साथ कंपेयर करवाती है, और ये पता चलता है उससे कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पुअर्टी कम है या किस स्टेट्स में एब्सोल्यूट पुअर्टी ज्यादा है या किस स्टेट में एब्सोल्यूट पुअर्टी कम है। देखें, आज हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इट रेफर्स टू पुअर्टी इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ रीजन्स और कंट्रीज, यानी कि ये हमें बताती है कि हमारे यहाँ रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग रीजन में और अलग अलग कंट्रीज में हम कंपेयर करके पता करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव पुअर्टी। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है इजीली समझाने के लिए कि यहाँ तीन अलग अलग देशों के नाम रखे हैं, कंबोडिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीनों अलग अलग देश हैं और इनकी अलग अलग पर कैपिटा इनकम है। हमें समझना यह है कि यहाँ पर हम किस तरीके से इसको कंपैरिजन करेंगे। तो पर कैपिटा इनकम कंबोडिया की $1600 है, जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2000 है और यूनाइटेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम $60000 है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कंबोडिया इंडिया से काफी कम पर कैपिटा इनकम है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है। तो इस तरीके से हम अलग अलग देशों के लोगों की पर कैपिटा इनकम निकालकर भी ये पता कर सकते हैं कि किस देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है और वहां पुअर्टी कितनी कम या कितनी ज्यादा है। उनके बीच का एक फर्क भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पुअर्टी है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी। इसका नाम है एब्सोल्यूट पुअर्टी। पुअर्टी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर्टी। यहाँ पर हमारे देश में पुअर्टी को नापने के लिए एक पुअर्टी लाइन का यूज किया जाता है। जो लोग पुअर्टी लाइन से नीचे आते हैं वो लोग बीपीएल यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन है, वो उसके लिए उनको राशन कार्ड मिल सकता है और वो अपना राशन कार्ड लेकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में जाके अपने फूड ग्रेन आइटम्स को कम से कम कीमत पर अवेल करवा सकते हैं अपने लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा बिलो पुअर्टी लाइन लोगों को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूरल और अर्बन, आप सभी जानते हैं शहर और गांव की जो पुअर्टी लाइन होती है वो अलग अलग रखी जाती है। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे बताया है कि बिलो पुअर्टी लाइन अगर 825 रुपए पर मंथ से किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति की इनकम कम है तो वो व्यक्ति बिलो पुअर्टी लाइन में आएगा। अगर इससे ज्यादा वो कमाता है तो वो बिलो पुअर्टी लाइन में नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज शहरों में, क्योंकि शहरों का जीवन स्तर थोड़ा महंगा होता है, इसलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे 1200 रुपए पर मंथ से कम कमाने वाला व्यक्ति बिलो पुअर्टी लाइन में चला जाएगा और जो 1200 रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाता है वो अब पुअर्टी लाइन में आएगा, वो बीपीएल कार्ड धारक नहीं बन सकता।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव पुअर्टी का एंड एब्सोल्यूट पुअर्टी का। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पुअर्टी के बारे में कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पुअर्टी। पुअर्टी के एक्चुअल कॉजेज क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं जिससे किसी भी देश में ये अपना जगह बना लेती है। तो मेन कॉजेज हमारे इंडिया में जो मेन कॉजेज है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं आपको। ये 8 कॉजेज हैं जो मेनली हैं। फर्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। ओवरऑल ये कहा जाता है कि हमारे देश का अभी जो नेशनल प्रोडक्ट है, जो जीडीपी इनकम है, वो ओवरऑल ही अभी लो है। यानी हमारे पूरे देश को अभी आवश्यकता है कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो और हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो, जिससे पुअर्टी को कम किया जा सके। सेकेंड जो कॉज है वो है आपका लो रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है, जो हमारे यहाँ इंक्रीज रेट है, जैसे आप इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजों में आप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, वो चीज लो लेवल ऑफ ग्रोथ कहलाती है। यानी हमारे देश में अभी ग्रोथ की उतने ज्यादा चांसेस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पुअर्टी का ये सेकंड कॉज बनता है। थर्ड वन इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जिस भी देश में जनसंख्या ज्यादा होती है उस देश में पुअर्टी भी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या का मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, लोग अपनी जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं कर पाते। इस वजह से ओवरऑल हमारा जो प्रेशर है वो पॉपुलेशन की वजह से है। सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए जो मिल नहीं पाता। जब लोगों को जॉब्स अच्छी नहीं मिलती हैं तो उनको वो पुअर्टी लाइन में आ जाते हैं। फोर्थ वन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये भी कहीं कहीं पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो महंगाई भी ज्यादा बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का रीजन है कि जब लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं होंगी तो चीजें महंगी होती जाएंगी और इन्फ्लेशन आएगा देश में, जिसकी वजह से लोग जितना कमाएंगे उसमें उनका काम नहीं चलेगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, लोग अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे और बिलो पुअर्टी लाइन में चले जाएंगे। फिफ्थ वन इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस तरह के टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम और बात करेंगे। बट व्हाट इज क्रॉनिक एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट? क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट किसी भी कारण की वजह से जब हमारी जॉब चली जाती है या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम वहां जॉब नहीं कर रहे हैं, वो क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट है। और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कम सैलरी और वेज पर काम करना। भारत में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। लोग काम तो कर रहे होते हैं बट उनको उनकी अकॉर्डिंग टू वेज रेट, जो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिल रहा होता है। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं, जहां लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस नहीं मिल रही होती है। सिक्स्थ वन इज कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि कैपिटल की प्रॉब्लम। लोगों के पास हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बनने के आइडिया हैं, तरीके हैं, बट उसके बाद उनके सामने जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लैक ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल ना हो पाने की वजह से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते, जॉब करते हैं, लाइफ टाइम जॉब ही करते रहते हैं और अपने आइडियाज को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एक प्रैक्टिकल वे में अप्लाई नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा लॉस होता है। ये कहलाती है आपकी कैपिटल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है हमारे देश में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आज भी आउटडेटेड है, पुराने ढर्रे पे काम कर रही हैं, मॉडर्नाइजेशन वाले तरीके से वो आज भी काम नहीं कर रही और उन लोगों को चांस नहीं दे रही जो लोगों को वाकई में चांस मिलना चाहिए, जो उस चांस के लायक हैं, जिनके पास आइडिया है कुछ नया क्रिएट करने के, इनोवेटिव करने के, उन लोगों को अभी भी चांसेस कम मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग्स होता है कि रोड, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह का प्रॉपर ना होना, ना उन सुविधाओं का मिल पाना, ये भी एक समस्या है पुअर्टी की। जब हमारे पास रोड नहीं होंगे, डैम्स नहीं होंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अनडेवलप्ड है, यानी कि हम चाहकर भी उस कंडीशन में पुअर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ पा रहे। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये 8 कॉजेस थे पुअर्टी के। देन इज मेजर ऑफ रिमूविंग पुअर्टी। इन सबका ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया गया है यहाँ कि हम अपने पुअर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम उसे हटा सकते हैं। तो एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ, अगर हम अपने जीडीपी ग्रोथ की रेट इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, जो हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कमा रहे हैं, जैसे हमारा देश चाहता है कि हम डबल डिजिट में पहुंच जाएं, तो उस तरह की अगर हम ग्रोथ रेट पे जाएं तो हमारा रिमूव पुअर्टी के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट वन इज इनइक्वालिटी।
जो हमारे देश में इनइक्वालिटी है उसे कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए। जो हमारे देश में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कमा रहा है और एक बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है, उस इनइक्वालिटीज को किसी भी तरीके से कम किया जाए गवर्नमेंट के रीजंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो लगातार चांसेस बनेंगे कि पॉवर्टी में से लोग बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सबसे मेन रीजन है कि अगर हमारा देश इस चीज में कामयाब होता है और एक कोई नया कानून बनाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके, जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी और जो हमारे प्रेजेंट कंडीशंस हैं उसमें काफी ज्यादा सुधार होगा, क्योंकि उससे सभी लोगों को जॉब्स मिलेंगी और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो अपने लिए जॉब सिक्योर कर पाएंगे, अपनी लाइफ को सिक्योरिटी से जी पाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल से सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए कोई नया कानून बनाती है। नेक्स्ट वन इज इनहेंस द प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पुअरर। यानी कि अगर हम कोशिश करें कि जो पुअरर है उनको बेटर क्वालिटी देने की, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करने की, उनको जो बेसिक जरूरत है उनको वहां पहुंचाने की अगर हम कोशिश करें, तो हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो उससे ऊपर आ सकते हैं, लोग मेहनत कर सकते हैं और उन्हें चांसेस रहेंगे कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाएंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पुअर के बारे में कि हमारे देश में कितने टाइप्स के पुअर पाए जाते हैं। या मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम ड्रॉ की हैं, मैं वन बाय वन उन डायग्राम को आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों के पास टाइम है कि उनको इंटरेस्टिंग तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सीखें कि कितने टाइप के पुअर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है। ये फर्स्ट डायग्राम हमारे को शो कर रहा है कि हमारे यहाँ टाइप्स ऑफ पुअर कितने टाइप के हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये इस तरफ वाले पुअरर कहलाते हैं और इस तरफ वाले नॉन पुअरर कहलाते हैं। ये मैंने आपको डायग्नोट करके बताया है। तो एक जो कैटेगरी फर्स्ट है वो कहलाती है एब्सोल्यूट पुअर, जो बिल्कुल पुअर है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल नहीं है। वेरी पुअर, इनकी भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भी पुअर सेक्शन में ही आते हैं और ये भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये पुअर है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं कमाते, जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये पुअर है। यानी कि ये थोड़े इनसे ज्यादा अच्छे हैं और ये थोड़े इनसे ज्यादा अच्छे हैं, बट ये तीनों कैटेगरी मिलाकर पुअर कैटेगरीज में ही आती है। नेक्स्ट वन इज नॉन पुअर कैटेगरी। इसमें हमारी 6 कैटेगरीज आती हैं, आपको वो भी समझना होगा कि ये नॉट सो पुअर, यानी इन पुअर से थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। नॉट सो पुअर है यानी इनकी रोजी रोटी चल रही है, इनको खाना मिल रहा है और अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग जो अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हैं और थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए सेव भी करते हैं, वो कहलाते हैं मिडिल क्लास। नेक्स्ट वन इज अपर मिडिल क्लास, जो थोड़ा हायर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, इनके पास थोड़ी शौक की भी चीजें हैं, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स हैं और आजकल का खर्चा भी पूरे तरीके से चल रहा है, वो कहलाते हैं अपर मिडिल क्लास। फिर आती है नेक्स्ट जो है वो है द रिच वाली। रिच वाली सोसाइटी में ये लोग रिच हैं, ये लोग फ्यूचर के लिए भी जोड़ रहे हैं, इनके बिजनेस चल रहे हैं और ये पूरे तरीके से सेटल्ड हैं और अपनी लाइफ को इजीली रन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं रिच। फिर नेक्स्ट क्लास इज द वेरी रिच। वेरी रिच क्वालिटी वो होती है जिन लोगों को आगे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है और फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ा हुआ है, आज भी प्रेजेंट कंडीशन भी काफी अच्छी है और अपनी सारी स्थिति को प्रॉपर करके चल रहे हैं, वो वेरी रिच कंडीशंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिलेनियर्स एंड सेकंड वन इज बिलेनियर्स। मिलेनियर्स और बिलेनियर्स किसी भी देश में कम ही पाए जाते हैं। उस देश की कंट्री की पॉपुलेशन का बहुत कम प्रतिशत हिस्सा मिलेनियर और बिलेनियर होता है। ये देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं या देश के बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हो सकते हैं। ये लोग देश में क्या कहते हैं, बड़ी पोस्ट पर रहते हैं या फिर किसी बड़े कामों को बिलोंग्स करते हैं, तो ये मिलेनियर और बिलेनियर्स होते हैं। इनको टीवी एड्स के जरिए भी काफी ज्यादा कमाई होती है, तो ये वो लोग होते हैं जो देश की कुछ परसेंटेज में ही ये प्रजाति आती है। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही वो लोग होते हैं जो टैक्स में अपना सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रन करती है। तो दीज आर द पीपल मिलेनियर्स एंड बिलेनियर्स। तो ये हमारा फर्स्ट हिस्सा था, ये फर्स्ट डायग्राम था जिसको हमने पुअरर और नॉन पुअरर सेक्शन में बांटा हुआ था। ये 3 क्वालिटी पुअरर की होती हैं और ये 6 क्वालिटी नॉन पुअरर की होती है। देश में इन लोगों को हेल्प की जरूरत होती है, इनको हमें ऊपर लाना होता है और देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर काम करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी देश इनके लिए ज्यादा काम करने की कोशिश करता है।
अब हम नेक्स्ट अपने डायग्राम पर आते हैं, जो कि ये डायग्राम है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बीप बीप वाले निशान है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझना होगा। ये हमारी 5 डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड 4, देन 5। ये आपके 5 डायग्राम्स हैं। फर्स्ट वन इज पुअर्टी लाइन में बताना चाहूंगा, ये पुअर्टी लाइन है, ये डॉट डॉट वाली आपको सीधी लाइन जो दिखाई दे रही है, ये पुअर्टी लाइन है। इसमें कैटेगरी है ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, क्रॉनिक चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर एंड नेवर पुअर। ये जो पुअर्टी लाइन है, इससे आप काफी कुछ समझने की कोशिश करिए कि जो ऑलवेज पुअर है, ये इनकी पुअर्टी लाइन से ही नीचे ही रहेगा काम, कभी ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये ऑलवेज पुअर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअली पुअर। जो लोग होते हैं वो ऊपर और नीचे, एक बार ऊपर चला गया बंदा, कभी पैसा आ गया, किसी समय पर काम चल गया तो ऊपर चला गया, बाकी वो यूजुअली पुअर ही रहता है, कभी कभार कभी अमीर हो गया तो हो गया। ठीक है, ये चर्निंग पुअर, ये इसका मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, ये ऊपर नीचे इसके बिजनेस में या इसके काम धंधे में अप डाउन चलते रहते हैं, कभी बिजनेस चल गया तो ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर पहुंच गया, तो ये इस तरीके से चलता रहता है, ये मिडिल क्लास में आ जाता है। फिर ये ओकेजनली पुअर, यानी इसने गरीबी देखी नहीं है, बट कभी एक आध बार इसकी जिंदगी में ऐसा समय आया था जब इसको गरीबी देखनी पड़ी, बाकी इसका कोई गरीबी से ताल्लुक नहीं है। इसे ओकेजनली पुअर बोलते हैं कि एक बार इसकी जॉब छूट गई थी या कोई नुकसान हो गया था बिजनेस में, तो ये एक टाइम पर ओकेजनली पुअर हुआ था, बाकी ये कभी गरीब नहीं हुआ। लास्ट वन इज नेवर पुअर। ये हमेशा ऊपर लाइन में ही है, आप देख सकते हैं, इसको लाइन से देखें तो ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, इसकी लाइन ऊपर ही चल रही है, तो इसने ना तो कभी गरीबी देखी और फ्यूचर भी इसका पूरे तरीके से सेट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के जरिए हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से पुअर की लाइफ चलती है। ये पुअर्टी लाइन है। उसके बाद कैटेगरी बनाई गई है कि ऑलवेज और यूजुअली पुअर को हम क्रॉनिक पुअर भी कहते हैं, चर्निंग और ओकेजनली पुअर को हम ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं, और ओकेजनली और नेवर पुअर दोनों कैटेगरीज में आता है, ओकेजनली इसमें भी और इसमें भी, तो ये नॉन पुअर कैटेगरी में भी चले जाते हैं। इसमें से कुछ लोग ट्रांजिएंट पुअर और इसमें से कुछ लोग नॉन पुअर, यानी क्रॉनिक पुअर वो है जिनके काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, इनको हमें देश में अगर आगे लाना है तो इस कैटेगरी को लाना है। ट्रांजिएंट पुअर का फ्यूचर सेव करने की जरूरत है, बाकी ये सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। नॉन पुअर कैटेगरी वो है जो टैक्स के लिए काफी ज्यादा योगदान कर रही है और देश में आगे बढ़ना चाहती है। थैंक यू।